हेलो ऑल, वेलकम है आप सबका। आज हम बात करेंगे जावास्क्रिप्ट की। जावास्क्रिप्ट के बिल्कुल इंट्रोडक्शन से जावास्क्रिप्ट क्या है। तो जावास्क्रिप्ट एक कंप्यूटर की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। यहाँ पर जो चीज़ ध्यान देने वाली है, यहाँ पर एक टर्म का यूज़ किया है, इंटरप्रेटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो ये इंटरप्रेटेड का मतलब क्या होता है? बेसिकली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज तो हमें समझ में आता है कि हाँ, कंप्यूटर की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। बट ये इंटरप्रेटेड का मतलब ये है कि हमारे पास जो कंप्यूटर में हम जितनी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं, ये सब इंग्लिश लाइक स्ट्रक्चर में होती है, यानी इंग्लिश जैसा दिखने वाला कोड होता है। बट कंप्यूटर जो समझता है वो समझता है बाइनरी लैंग्वेज। तो हमारे उस इंग्लिश लाइक लैंग्वेज के कोड को बाइनरी लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए दो सॉफ्टवेयर यूज होते हैं। एक इंटरप्रेटर होता है आपका, और एक हमारा जो है एक कंपाइलर होता है। तो बेसिकली ये दो सॉफ्टवेयर यूज होते हैं। कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस कंपाइलर का यूज करती हैं और कुछ इंटरप्रेटर्स का। तो जो इंटरप्रेटर्स का यूज करती हैं उन्हें इंटरप्रेटेड बोलते हैं, जो कंपाइलर नाम के सॉफ्टवेयर का यूज करती हैं उन्हें कंपाइल्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बोलते हैं। तो आप ज्यादा नॉलेज के लिए जो है गूगल पे सर्च कर सकते हैं इंटरप्रेटर वर्सेस कंपाइलर। तो आपको थोड़ा ज्यादा डिटेल में इसमें पता चल जाएगा। बट फिलहाल यहाँ ध्यान ये रखना है कि जो आपकी जावास्क्रिप्ट है ये इंटरप्रेटेड जो है आपकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। अगर इसकी थोड़ी-सी बात करें इस पूरा बैक में जाकर, तो ये ओरिजिनली जो बनाया गया था, ये वेब ब्राउज़र के सपोर्ट के लिए ही बनाया गया था। वेब ब्राउज़र में रन करने के लिए ही, और ज़्यादातर यूज़ भी इसी पर्पज़ के लिए ही होता है, वेब ब्राउज़र के अंदर रन करने के लिए। क्लाइंट साइड स्क्रिप्ट के तौर पे बनाया गया था, बट इसको सर्वर साइड पे भी यूज़ कर सकते हैं। क्लाइंट साइड का मतलब भी समझेंगे, क्लाइंट साइड स्क्रिप्ट का मतलब क्या होता है। एंड इसके अलावा इस ये जो बनाया गया था, इसका जो मेन पर्पज़ था, इसका जो है बेसिकली एक ब्राउज़र को कंट्रोल करने का, या ब्राउज़र के अंदर कुछ और फंक्शनैलिटी ऐड करने का जो पहले से नहीं थी, उसका पर्पज़ था, ताकि वो कम्युनिकेट कर सके और ऑल्टर कर सके डॉक्यूमेंट के कंटेंट को। डॉक्यूमेंट यहाँ पर वेब पेज है, यानी वेब पेज के कंटेंट को ऑल्टर करने का मतलब होता है चेंज करने का। हम जो वेब पेज के अंदर जो कंटेंट हमें नज़र आते हैं, उसको ऑल्टर करवाने के लिए, उसको चेंज करवाने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं, और इसी पर्पज़ से इसको बनाया गया था। बट ये कहता है कि नाउअडेज जावास्क्रिप्ट हैज बिकम वेरी यूजफुल इन बोथ गेम डेवलपमेंट में भी इसका बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है, और इसके अलावा आपके पास कुछ डेस्कटॉप एप्लीकेशंस भी आपकी जावास्क्रिप्ट में बनाई जाती हैं। तो ये आजकल डेस्कटॉप एप्लीकेशन में भी यूज़ होता है और गेम डेवलपमेंट में भी इसका यूज़ हो रहा है। बाकी जो बनाई गई थी ओरिजिनली, ये ब्राउज़र के साथ एम्बेड करने के लिए और क्लाइंट साइड स्क्रिप्ट ऐड करने के लिए पर्पज़ से इसको बनाया गया था, इसको ध्यान रखिएगा। तो लेकिन क्लाइंट साइड स्क्रिप्ट क्या होती है, ये भी हम डिस्कस करेंगे। और हिस्ट्री में बता रहा है कि इसको जो डेवलप किया था वो ब्रेंडन ईच पर नाम के पर्सन ने किया था, जो कि नेटस्केप कंपनी में काम करते थे, और इसको डेवलप किया गया था 1995 के अंदर। और इसको 1996 में जो है इंट्रोड्यूस किया था, ये कहें स्टार्ट किया था, लॉन्च किया था इसको नेटस्केप ब्राउजर के सेकेंड वर्जन पे। तो नेटस्केप बेसिकली ब्राउजर है आपका, जिसके सेकंड वर्जन 1996 में आया था, उसके साथ इसको लॉन्च किया था। और इसके अलावा इसको जो लॉन्च किया था उस टाइम पे इसका नाम लाइव स्क्रिप्ट था, जावा स्क्रिप्ट नहीं था। बट उसी टाइम पे आपकी जो है जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ज़्यादा आपकी फेमस थी, तो उसकी पॉपुलैरिटी कह सकते हैं गेन करने के लिए उससे मिलता-जुलता जो है इसका नाम जावा स्क्रिप्ट रख लिया, चेंज कर दिया बेसिकली। तो जावा स्क्रिप्ट जो है वो बेसिकली आपकी वैसे तो मेन यूज़ उसका मैंने बताया कि ब्राउज़र के अंदर यूज़ होता है। इसके अलावा आपके कुछ पीडीएफ डॉक्यूमेंट्स में भी इसका यूज़ होता है, ये ध्यान रखिएगा। ये आपसे पूछे जा सकते हैं कि इसके अलावा कहाँ यूज़ होता है? पीडीएफ डॉक्यूमेंट में, कुछ आपकी जो साइट स्पेसिफिक ब्राउज़र्स होते हैं, उनके अंदर यूज़ होता है। बहुत कम है इस तरह के ब्राउज़र, बट होते हैं कई जगह यूज़। और इसी तरीके से आपके कुछ डेस्कटॉप विजेट्स वगैरह या डेस्कटॉप की जो स्मॉल लाइट एप्लीकेशंस होती हैं, उसके लिए भी जावास्क्रिप्ट का यूज़ किया जाता है। और कुछ दूसरी एप्लीकेशंस भी बनाई जाती हैं। तो ये थोड़ा-सा इंट्रोडक्शन है बेसिकली इसका। इसके अलावा यहाँ बात कर रहा है कि जो जावास्क्रिप्ट है वो ईसीएम में स्क्रिप्ट जो है उसके लैंग्वेज के जो कह सकते हैं स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग काम करता है। ईसीएम में भी हम डिस्कस करेंगे क्या होता है। ये इसको स्टैंडर्डाइज़ करती है, ये इसके स्टैंडर्ड या रूल्स डिफाइन करती है। तो बेसिकली ये वेब ब्राउज़र्स के लिए ही बनाया गया था। वो इसको बता रहा है, बार-बार उसी पॉइंट को रिपीट कर रहा है, ब्राउज़र्स के लिए बनाया गया था। और ये हमें जो है यहाँ पर अलाउ करता है। देखो यहाँ पर ये टर्म थोड़ी-सी आपको ध्यान से देखने की वाली बात है, कंप्यूटेशनल ऑब्जेक्ट विद इन अ होस्ट एनवायरनमेंट। होस्ट एनवायरनमेंट का मतलब क्या होता है यहाँ पर? होस्ट एनवायरनमेंट का यहाँ मतलब है हमारे कंप्यूटर से, हमारे कंप्यूटर के अंदर जो ब्राउज़र चल रहा है, उस ब्राउज़र के अंदर हम प्रोग्रामिंग इनेबल कर सकें, उसके लिए यहाँ पर जावास्क्रिप्ट को यूज़ किया गया था। इससे पहले जो है ब्राउज़र्स के अंदर प्रोग्रामिंग नहीं हो पाती थी, तो जावास्क्रिप्ट जो है प्रोग्रामिंग उसको इनेबल कर रहा था। क्योंकि एचटीएमएल जो है वो सिंपल आपका जो है विदाउट प्रोग्रामिंग एज़ इट इज़ आपका जो है डेटा को कन्वर्ट कर देता, प्रोग्रामिंग उसके अंदर नहीं थी। तो जावास्क्रिप्ट इज़ अ वेरी क्विकली गेन्ड वाइडस्प्रेड सक्सेस एज़ क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज फॉर वेब पेज, और आते ही बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गई। और इसके अलावा माइक्रोसॉफ्ट ने भी इसको अपने जो इंटरनेट एक्सप्लोरर है
उसके वर्ज़न 3 के साथ इसको लॉन्च कर दिया और वो भी 1996 के अंदर, यहाँ से इसकी स्टार्टिंग हुई थी। थोड़ा-सा और रिव्यू करें तो हमें बहुत सारी और इन्फॉर्मेशन पता चलेगी जावास्क्रिप्ट के बारे में। जावास्क्रिप्ट को कह रहा है कि ये आपकी क्रॉस प्लेटफ़ॉर्म लैंग्वेज है। क्रॉस प्लेटफ़ॉर्म का मतलब क्या होता है? मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम्स की बात की जा रही है, यानी सभी ऑपरेटिंग सिस्टम जो हैं वो इसको सपोर्ट करते हैं। आप किसी भी जो है ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर कोई भी जो ब्राउज़र्स है, वो सभी इसको सपोर्ट करते हैं। इसके अलावा ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है। यहाँ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड भी एक वास्ट टॉपिक है, डिस्कस अभी फ़िलहाल यहाँ पर नहीं किया जा सकता। फ़िलहाल ये समझ सकते हैं आप कि यहाँ पर कुछ बहुत सारे पहले से बने हुए ऑब्जेक्ट्स होते हैं, जिनको हम यूज़ करते हैं एज़ पर आवर नीड, और उसके अलावा हम अपने नए ऑब्जेक्ट्स भी बना सकते हैं एज़ पर आवर नीड। तो इसके अलावा यहाँ पर इसी वजह से इसको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड बोलते हैं। अदरवाइज़ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का जो स्कोप है, जो पूरी ओवरऑल थ्योरी है, वो बहुत बड़ी है। फ़िलहाल लेकिन आपने ये ध्यान रखना है कि क्रॉस प्लेटफ़ॉर्म है, यानी मल्टीपल जो है ऑपरेटिंग सिस्टम को सपोर्ट करता है सभी। आपका जो एक कह सकते हैं कि सेम कोड जो एक ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए लिखा है, वो दूसरे ऑपरेटिंग सिस्टम पर भी सेम काम करेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं आती है। और इसके अलावा जो है ये आपकी लाइट वेट लैंग्वेज होती है, यानी बहुत हैवी लैंग्वेज नहीं है। इसके लिए बहुत ज़्यादा कंप्यूटेशनल रिसोर्सेज़ या प्रोसेसर्स की ज़रूरत नहीं होती है, लाइट वेट होती है बहुत ज़्यादा। इसके अलावा ये यहाँ पर कह रहा है, ये पॉइंट्स ध्यान रखने हैं, स्टैंड अलोन लैंग्वेज नहीं है। ये पॉइंट भी बहुत अच्छे से याद रखना है। यानी हम कोई जो प्रोग्राम है वो डायरेक्टली, या कोई सॉफ्टवेयर जो है वो डायरेक्टली जावास्क्रिप्ट में नहीं बना सकते। इसे किसी न किसी दूसरी लैंग्वेज के साथ मिलाकर या उसके साथ लगाकर ही यूज़ किया जाता है। तो ये स्टैंड अलोन लैंग्वेज नहीं है, यानी खुद से यूज़ नहीं होती। इसे हम किसी दूसरी एप्लीकेशन में एम्बेड करके, जैसे कि ब्राउज़र वगैरह के अंदर ही इसका यूज़ किया जाता है। स्टैंड अलोन इसको यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर इस पॉइंट को, ये जो छोटे-छोटे पॉइंट्स इनको ध्यान रखिएगा। इसके अलावा यहाँ पर बात कर रहा है कि जो आपका जो होस्ट एनवायरनमेंट है उसके अंदर ये काम करती है। होस्ट एनवायरनमेंट का मतलब क्या है? आपके सिस्टम में जो वेब ब्राउज़र है उसके उसके ऊपर काम करती है बेसिकली ये। तो यहाँ पर ये पॉइंट हल्का सा आपको ध्यान ध्यान रखना है। जावास्क्रिप्ट कैन बी कनेक्टेड टू द ऑब्जेक्ट ऑफ इट्स एनवायरनमेंट टू प्रोवाइड प्रोग्रामेटिक कंट्रोल ओवर देम, ताकि हम प्रोग्रामिंग कर सकें हमारे ब्राउजर के अंदर, उसके लिए हमें ये यहाँ पर एक फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करती है। तो इसके अंदर ये कह रहा है कि कोर जावास्क्रिप्ट कंटेन्स कोर सेट ऑफ ऑब्जेक्ट्स, यानी कि आपकी जो जावास्क्रिप्ट है उसके अंदर सेट ऑफ ऑब्जेक्ट्स हैं, यानी पहले से बने हुए बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स हैं। ऑब्जेक्ट को और ज़्यादा डिटेल में जानेंगे भी हम, बट ये समझिए फिलहाल यहाँ बहुत सारे ऑब्जेक्ट होते हैं। ऑब्जेक्ट के एग्जांपल दे रहा है, जैसे एरे ऑब्जेक्ट होता है, डेट ऑब्जेक्ट होता है, मैथ ऑब्जेक्ट होता है। एरे ऑब्जेक्ट हम एरे से रिलेटेड जो फंक्शनैलिटी है या लिस्ट ऑफ डेटा से रिलेटेड फंक्शनैलिटी को मैनेज करता है। डेट से रिलेटेड कोई डाटा हमें मैनेज करना है, तो वो हम डेट डेट ऑब्जेक्ट यूज़ करते हैं। यहाँ पर मैथ से रिलेटेड बहुत सारी ऐसी फंक्शनैलिटीज़ हैं, जो हमारे मैथमेटिक्स काम को आसान बनाती हैं, तो उसके लिए मैथ मैथ नाम से एक ऑब्जेक्ट पहले से बना हुआ है। और ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो यहाँ प्रेज़ेंट हैं, जो ह नॉर्मली सभी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेज़ में होती हैं। ऑपरेटर्स हैं यहाँ पर, कंट्रोल स्ट्रक्चर हैं यहाँ पर, और स्टेटमेंट्स हैं। तो हम ये आने वाले जो सेशंस हैं उनमें देखेंगे। तो ये इसका सबका पार्ट है बेसिकली। इसके अलावा ये बात कर रहा है यहाँ पर क्लाइंट साइड स्क्रिप्ट और सर्वर साइड जावास्क्रिप्ट के बारे में। तो जो क्लाइंट साइड स्क्रिप्ट है, वो आपके जो डोम होता है, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल, यानी ब्राउज़र के अंदर जितने भी कंटेंट है या पूरा ओवरऑल ब्राउज़र है, उसको मैनेज करता है, उसके अंदर प्रोग्रामिंग जो है प्रोवाइड करता है हमें। हम उसके थ्रू एचटीएमएल की एग्ज़ाम्पल दे रहा है, एचटीएमएल के फॉर्म के अंदर जो है कंटेंट ऐड करवा सकते हैं। और इसके अलावा हम बता सकते हैं कि कुछ इवेंट वगैरह बना सकते हैं, जैसे माउस क्लिक हो गया या माउस ओवर हो गया, कि हम किसी चीज़ के ऊपर माउस क्लिक करते हैं तो हमारे पास क्या एक्शन परफ़ॉर्म होना चाहिए, नया डेटा इनपुट होना चाहिए या कोई कैलकुलेशन होनी चाहिए, वो हम यहाँ पर डिफ़ाइन कर सकते हैं। सर्वर साइड जो स्क्रिप्ट होती है आपकी जावास्क्रिप्ट, ये यूज़ होती है बेसिकली जब हमें कुछ कैलकुलेशन इस तरह की करवानी होती है जहाँ पर डेटा जो है वो सर्वर तक जाता है। इसको हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि हमारे पास 2 केसेज़ हैं। मेरे पास जब मैंने किसी पेज के लिए रिक्वेस्ट किया तो वो पेज मेरे पास ब्राउज़र पे आ गया, उसपे मैं कुछ कैलकुलेशंस परफ़ॉर्म कर रहा हूँ। वो कैलकुलेशंस अगर मेरे ब्राउज़र के ही ऊपर रन हो रही हैं और वो जो है रिसोर्सेज़ जो है मेरे कंप्यूटर के ही रिसोर्स को यूज़ कर रही है, मेरे प्रोसेसर को ही रिसोर्स करके वो कैलकुलेशन हो रही है, तो वो आपकी कहलाएगी क्लाइंट साइड रिसोर्सेज। इसका एग्जांपल भी हम लेके चलते हैं। जैसे सपोज कीजिए कि एक जगह आपसे जो है आपकी डेट ऑफ बर्थ पूछी जाती है एक फॉर्म के अंदर, और नीचे लिखा हुआ जाता है आपके डेट ऑफ बर्थ एंटर करते ही कि आप इतने ईयर, इतने मंथ और इतने डे के हैं। तो उसके लिए आपकी डेट ऑफ बर्थ को सर्वर पर ले जाने की जरूरत नहीं है। एक छोटा सा फंक्शन हम जो है क्लाइंट साइड स्क्रिप्ट में लिख देते हैं, और वो ही कैलकुलेट कर लेता है कि आप जो है
आपने जो भी डेट एंटर करी है उसके अकॉर्डिंग आपकी एज एग्जैक्टली आज कितने दिन हो गए। दूसरा एग्जांपल लेके चलें अगर इसका, अगर सपोज कीजिए आपने जो है पासवर्ड एंटर किया, तो पासवर्ड आपने देखा होगा 2 बार आपसे कंफर्म करने के लिए डालता है, एक आपका एक्चुअल पासवर्ड और एक कंफर्म पासवर्ड। तो दोनों पासवर्ड आपने सेम एंटर करे हैं या नहीं करे हैं, इसको कंपेयर करने के लिए ज़रूरी नहीं है कि वो पासवर्ड हम सर्वर तक भेजें। वो हम पहले ही कंपेयर कर लेते हैं ब्राउज़र के ऊपर ही, तो वो क्लाइंट साइड स्क्रिप्ट से ही होते हैं। तो अगर हमें एक्चुअल पासवर्ड जो है वो सर्वर पर भेजना है, कंपेयर करने के लिए कि डेटाबेस के अंदर जो पासवर्ड पहले से आपने बनाया था लॉगिन करने के लिए, तो वो आपका सेम है या नहीं है, तो वो हम चीज़ यूज़ करते हैं सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग के अंदर। और जहाँ पर डेटा जो है या इन्फॉर्मेशन जो है वो आपकी वेब सर्वर तक जाती है, चाहे वो रिलेशनल डेटाबेस सर्वर हो या नॉर्मल वेब सर्वर हो। तो जहाँ पर डेटा जो है आपका सर्वर तक जा रहा है, तो वो आपकी सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग कहलाएगी। अदरवाइज़ आपकी क्लाइंट साइड स्क्रिप्ट कहलाती है, जहाँ पर सर्वर तक कोई डेटा नहीं जाता है और सारी कैलकुलेशन, ये सारी जो भी कह सकते हैं कि फंक्शनैलिटी क्लाइंट साइड पर ही होती है। अगर स्टैंडर्डाइज़ेशन की बात करें, तो स्टैंडर्डाइज़ेशन क्या होता है, ये थोड़ा-सा समझने की ज़रूरत है। जब भी कोई इंटरनेट पर नई टेक्नोलॉजी आती है, तो उसको स्टैंडर्डाइज़ किया जाता है, उसे एज़ अ रिसर्च पेपर सबमिट किया जाता है किसी फोरम के ऊपर, किसी ऑर्गनाइज़ेशन या कह सकते हैं अथॉरिटी को, और वो उसको एक्सेप्ट करती है, वो उसको रिसर्च करती है कि हाँ, ये आपका जो है इंटरनेट पर पब्लिकली सबके यूज़ करने के लिए सही है या नहीं है। तो ऐसी ही एक कह सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन है आपकी, जिसका नाम है यूरोपियन कंप्यूटर मैन्युफैक्चर एसोसिएशन, जिसको शॉर्ट फॉर्म में ईसीएमए कहा जाता है। तो ये आपकी जो है, ये आपकी स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड डिफाइन करती है अलग-अलग चीज़ों के लिए, बहुत सारी चीज़ों के लिए, इंटरनेट की अलग-अलग टेक्नोलॉजीज़ के लिए इन्होंने स्टैंडर्ड्स डिफाइन किए हुए हैं, और उनके जो है कुछ इस तरह के आपको नंबर्स मिलेंगे। आप ईसीएमए करके, तो वो आपके जो है कह सकते हैं कि एक अलग सीरीज़ कह सकते हैं, नंबर देके उसको स्पेसिफ़ाई कर दिया जाता है, और फिर बाद में उसमें जो भी अपडेशंस आते हैं, वो अपडेशन एक्सेप्ट करते रहते हैं। तो यहाँ पर इसकी ज़रूरत इसलिए पड़ती है, ताकि जो भी इससे रिलेटेड अगर कोई चेंजेज़ वग़ैरह हैं, तो वो एक तरह से कंट्रोल्ड मैनर में किए जा सकें, और इसके बाद जो एप्लीकेशंस आएँगी, वो एप्लीकेशंस इसको सपोर्ट करें। तो सब इसको एक्सेप्ट कर लें, इसे इसके लिए उसका स्टैंडर्डाइज़ेशन किया जा सकता है। इसी तरीके से एक आपकी IEEE करके भी एक स्टैंडर्ड अथॉरिटी है, जो आपकी स्टैंडर्ड डिफाइन करती है। ये भी इंटरनेट से रिलेटेड है, इंजीनियरिंग से रिलेटेड। और आपने सुना होगा आईएसओ का नाम, ये भी एक स्टैंडर्ड अथॉरिटी है, जो आपकी स्टैंडर्ड प्रोवाइड करती है। तो ऐसी बहुत सारी इंटरनेट पर जो है आपकी कह सकते हैं स्टैंडर्ड अथॉरिटीज़ हैं, जो इंटरनेट पर प्रेज़ेंट टेक्नोलॉजी से रिलेटेड स्टैंडर्ड डिफाइन करती हैं। तो उन्हीं में से एक ईसीएमए है, जो आपकी कह सकते हैं जावास्क्रिप्ट से रिलेटेड जो है स्टैंडर्ड प्रोवाइड करती है। इस जब ये स्टार्टिंग में इंट्रोड्यूस किया गया था, तो इसमें बताया हुआ है कि इसमें 97 के अंदर इसको फर्स्ट टाइम जो है आपके कह सकते हैं कि पब्लिश किया गया था, इसका जो रिसर्च पेपर था, और उसके बाद इसको स्टैंडर्डाइज कर दिया गया 1998 के अंदर, जो मॉडिफिकेशंस हुई। और इस तरीके से जो भी इसमें चेंजेस आते गए, वो यहाँ पर अपडेट होते चले गए टाइम के साथ। इसको आप और ज़्यादा इंटरनेट पर गो थ्रू कर सकते हैं कि फिलहाल इसमें कौन सा लास्ट चेंज जो है वो एक्सेप्ट किया हुआ है,